हेलो नमस्कार बच्चों, आप सभी का स्वागत है बीसीएस एकेडमी के यूट्यूब चैनल पर। तो कैसे हो आप लोग? उम्मीद करता हूँ बहुत अच्छे होंगे और पढ़ाई भी आपकी अब एकदम ट्रैक पर आ गई होगी। तो इसी उम्मीद के साथ आप सभी का फिर से स्वागत है यूट्यूब चैनल पर। और साथ ही बीसीएस एकेडमी ने स्टार्ट कर दी है लैब असिस्टेंट की क्लासेज। अगर आपके कोई रिलेटिव्स इस एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं तो आप उन तक ये सूचनाएं पहुंचा जरूर दीजिएगा। तो मैं हूं आपका दोस्त एसपी सुंडा। और अगर आज अपन सॉल्यूशन जो विलियन पार्ट स्टार्ट करा था उसमें आगे बढ़ेंगे। तो तैयार हो आप लोग? तो आप तैयार हो तो मैं भी तैयार हूं। पढ़ाई को, केमिस्ट्री को कैसे स्टार्ट करके लास्ट तक ले जाने के लिए चलो थोड़ा बताता हूं। अभी अपना जो टॉपिक चल रहा है, देखो पार्ट तो चल रहा है अपना विलियन सॉल्यूशन। अब मैं सॉल्यूशन आपको मैं बस ये कहूंगा बेटा कि जो बच्चे आज ही वीडियो पर पहुंचे हैं वो इसी वीडियो से किसी ऑब्जर्वेशन पर नहीं पहुंचे, क्योंकि पाठ के बीच में हो आप, और बीच में क्या लगभग अंत में हो आप। तो मैं आप लोगों से निवेदन करूंगा, इस पाठ के जो स्टार्ट के वीडियो है वो पहले जाके देख के आइए, फिर यहाँ तक पहुँचे, ताकि आपको सब कुछ क्लियरली समझ में आएगा। और जो बच्चे डे फर्स्ट से पहले वीडियो से जुड़े हुए हैं उनको कोई दिक्कत होने वाली नहीं है। तो विलियन में अपन लास्ट में पढ़ रहे थे अणुसंख्य गुणधर्म। अणुसंख्य गुणधर्म और अणुसंख्य गुणधर्म को बोलते हैं कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज। कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज क्या होती है? कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज तो अपन ने पढ़ा कि साहब अणुओं की संख्या पर निर्भर करते हैं कि वे गुण जो केवल अणुओं की संख्या पर निर्भर करते हैं और प्रकृति पर निर्भर नहीं करते। प्रकृति पर निर्भर नहीं करते मतलब ये हो गया कि सर इस चीज पे डिपेंड करेंगे कि कौन सा पदार्थ है, इस चीज पे डिपेंड नहीं करेंगे कि, सॉरी गलत बोल गया रे, इस चीज पे डिपेंड नहीं करेंगे कि कौन सा पदार्थ है, इस चीज पे डिपेंड करेंगे कि कितना पदार्थ है, अणुओं की संख्या कितनी है। और ये चार टाइप के अपन ने पढ़े थे। पहला टाइप इनमें अपन ने पढ़ा था वाष्प दाब में अवनमन। वाष्प दाब में अवनमन यानी कमी। ये कमी क्यों आ रही थी कि अब वैसे तो विस्तार से वीडियोस 2-3 बन चुके हैं, पर फिर भी बता देता हूँ कि जैसे ही अपन द्रव विलायक में अवाष्पशील विलय मिलाते हैं तो जो विलियन बनता है उसमें जो वाष्प बनेगी वो केवल विलायक के अणु की बनेगी, विलय के अणु की नहीं बनेगी। जिसके कारण विलियन का टोटल प्रेशर वाष्प दाब कम हो जाएगा विलायक की अपेक्षा, क्योंकि विलायक पर पूरे सतह से वाष्प बन रही है, विलियन में पूरे सतह से नहीं बन रही, विलय की नहीं बन रही, केवल विलायक की बन रही है। इसलिए विलियन का वाष्प दाब में आ गई कमी। इस वाष्प दाब की कमी आने से दूसरी कोलिगेटिव प्रॉपर्टी अपन पढ़े क्वथनांक उन्नयन। क्वथनांक उन्नयन यानी क्वथनांक में वृद्धि। ठीक है जी। उसके बाद में इसी वाष्प दाब में कमी के कारण हिमांक में वृद्धि हो गई। हिमांक हिमांक अवनमन, हिमांक में कमी हो गई। और चौथा जो टॉपिक आज अपन क्लियर करने जा रहे हैं वो अणुसंख्य गुणधर्म है परासरण, से बोलते हैं ओस्मोसिस। ठीक है, अपन अणुसंख्य गुणधर्म पढ़ रहे हैं और उनमें आज चौथा और लास्ट अणुसंख्य गुणधर्म है परासरण। परासरण जिसे बोलते हैं ओस्मोसिस। ठीक है। अब इस ओस्मोसिस में ये पढ़ने से पहले हमें एक पहले दूसरा शब्द समझ लेते हैं जिसे अपन बोलते हैं विसरण। विसरण। अब ये विसरण क्या है पहले ये समझ लेते हैं ताकि परासरण भी समझ में आए। विसरण देखो होता है पदार्थों का, पदार्थों कोई भी पदार्थ हो, पदार्थों का अपनी
उच्च सांद्रता से, उच्च सांद्रता से निम्न सांद्रता, उच्च सांद्रता से निम्न सांद्रता की ओर गति करना क्या कहलाता है? विसरण। कि कोई भी पदार्थ है वो अपनी ज्यादा मात्रा से कम मात्रा की ओर मूवमेंट करेगा, गति करेगा अपने आप, जिसे बोलते हैं विसरण। एग्जाम्पल के तौर पर अपन देखें कि जैसे अपन ने एक गिलास पानी लिया और उसमें एक बूंद स्याही की डाली, हम देखेंगे कुछ देर के बाद में वो स्याही पूरे पानी में फैल जाएगी, यानी ज्यादा मात्रा से कम मात्रा की ओर जाके सब में बराबर हो जाएगी। उसी प्रकार घर में, मंदिर में जैसे ही अगरबत्ती जलाते हैं, पूरे घर में थोड़ी देर बाद में पता चल जाता है, क्योंकि गंध अपनी ज्यादा मात्रा से कम मात्रा की ओर जाएगी। तो इस प्रकार हम कह सकते हैं कोई भी पदार्थ वो अपनी ज्यादा मात्रा से कम मात्रा की ओर जा रहा है तो उसे अपन कहते हैं विसरण। तो फिर परासरण क्या है वो समझना। परासरण के लिए इसमें एक शब्द आएगा, पहले मैं परासरण की डेफिनेशन लिख लेता हूं। परासरण, ओस्मोसिस की पहले डेफिनेशन लिख देता हूं, फिर उसको विस्तार से मैं समझा दूंगा। अब परासरण की परिभाषा में एक प्रॉब्लम है, बायो के बच्चे भी यहाँ जुड़ रहे होंगे, मैथ के बच्चे भी होंगे, कंफ्यूजन बायो वालों के भी रहता है, क्योंकि परिभाषा ही दो प्रकार से लिखी हुई मिलेगी तुम्हें किताबों में। अब कई बच्चों के तो कंफ्यूजन ये रहता है कि सर एक गलत है एक सही है, क्योंकि वो दोनों सही लग ही नहीं सकती, ऑपोजिट लगती है। पर उसमें कॉन्सेप्ट है, शब्दों का खेल है। चलो समझते हैं। देखो मैं ये कह रहा हूं कि जैसे अपन ने ये पात्र लिया, ये पात्र, और इस पात्र में अपन ने यहां पर रख दी अर्ध पारगम्य झिल्ली, अर्ध पारगम्य झिल्ली, एसपीएम, सेमी प्रीमिएबल मेम्ब्रेन। सेमी यानी अर्ध, प्रीमिएबल यानी पारगम्य, और मेम्ब्रेन मानी झिल्ली। एसपीएम भी लिखा मिल जाएगा तुम्हें कई किताबों में, या कई जगह मिल जाएगा चयनित पारगम्य झिल्ली, चयनित पारगम्य झिल्ली। यानी अब ये समझते हैं पहले ये एसपीएम क्या है वो देखो, सुनो। अर्ध पारगम्य झिल्ली क्या है? अर्ध पारगम्य झिल्ली, एसपीएम, सेमी प्रीमिएबल मेम्ब्रेन। अब देखो नाम में परिभाषा पड़ी है, नाम में लिखा है अर्ध मानी आधे, पारगम्य यानी आने जाने देना, झिल्ली यानी झिल्ली, मेम्ब्रेन यानी वो परत, वो झिल्ली जो आधे पदार्थों को, आधे मतलब मात्रा में आधे नहीं, टाइप में आधे। जैसे विलियन दो टाइप की चीजों से मिलकर बना होता है, विले और विलायक। तो एक ऐसी झिल्ली जो विले और विलायक में से एक, यानी विलायक, विलायक के कणों को तो अपने अंदर से जाने दे और विलय के बड़े कणों को अपने अंदर से नहीं जाने दे। या सीधी भाषा में कहूं कि विलियन में दो घटक है, विलय और विलायक, और दोनों में से एक घटक ही आर पार जा रहा है, या दो में से एक यानी आधा, आधे घटक आर पार जा रहे हैं, तो इस झिल्ली को क्या कहेंगे? अर्ध पारगम्य झिल्ली या चयनित पारगम्य झिल्ली। चयनित इसलिए ये चयन करती है कि उन पदार्थों में से कौन आर पार जाएगा। तो जितनी भी ये अपन जंतु कोशिकाएं हैं, पादप कोशिकाएं, इनको भी इनकी जो झिल्ली होती है, कोशिका झिल्ली, वो भी अर्ध पारगम्य झिल्ली ही होती है, क्योंकि वो सिलेक्टेड पदार्थों को अंदर या बाहर जाने देती है, सबको नहीं जाने देती। तो अभी इतना सा समझ लो कि वह झिल्ली या वह परत जो जिसमें से केवल विलाई के कण ही आर पार जा सकते हैं, अर्ध पारगम्य झिल्ली कहलाती है। चलो जी, तो ये लो वापिस यहाँ आते हैं। हमने क्या एक पात्र के बीचों बीच रख दी अर्ध पारगम्य झिल्ली। अब एक तरफ तो अपन ने क्या क्या रख दिया? केवल विलायक। केवल विलायक में यहाँ पर बोल देता हूँ शुद्ध जल, यहाँ लिख देता हूँ शुद्ध जल, और एक वर्ड भी लिख देता हूँ कि जल में ही तो चीजें घोली जाती है। और इधर अपन रख देते हैं जल में नमक घोल देते हैं। ये विलियन भी तो हो गया ना, नमक का घोल।
नमक का घोल, नमक का घोल बोल दूं, टी को विलयन बोल देते हैं। विलयन क्यों? नमक प्लस जल है इसमें। जल तो क्या होता है? विलायक। और नमक क्या है यहाँ पर? विलय। और हमें पता है विलय और विलायक मिलके क्या बनाते हैं? विलय। तो एक तरफ अर्धपारग में झिल्ली के एक तरफ है विलयन, एक तरफ है केवल विलायक। अब अभी अभी अपन ने क्या कहा? अर्धपारग में झिल्ली को पार करके कौन जाएगा? विलायक। अच्छा ठीक। अब देखो सुनो, विलायक अपनी ज्यादा मात्रा में, यहाँ तो केवल जल है, देखो दोनों का लेवल तो बराबर है। जैसे मान लेते हैं ये भी 1 लीटर है और विलियन भी 1 लीटर है, पर विलियन में पूरा जल थोड़ी है 1 लीटर में। विलायक विलय सभी तो मिले हुए हैं, पर इधर तो पूरी की पूरी मात्रा किसकी है? जल की। तो ज्यादा मात्रा जल की किधर है? लेफ्ट साइड में या राइट साइड में? लेफ्ट या राइट? किस साइड में विलायक यानी जल की मात्रा ज्यादा है? ऑब्वियस सी बात है, लेफ्ट साइड में ज्यादा है। अब आप ये मत बोलना सर देखो ये लेवल भी इतना है, ये लेवल भी इतना है। बिल्कुल ये लेवल तो बराबर है, पर इस लेवल में केवल विलायक नहीं है, केवल जल नहीं है, जल के साथ नमक के अणु भी तो विलियन है। तो पूरा विलय और विलायक दोनों है। यहाँ केवल विलायक इतना है, तो जल राइट साइड में ज्यादा है कि लेफ्ट साइड में ज्यादा? लेफ्ट साइड में। तो हम कहेंगे जल के अणु जाएंगे इधर से इधर, अर्धपारग में झिल्ली को पार करके जाए। जल के अणुओं का भाषा सुनना, जल के अणुओं का कई जगह आप विलायक भी बोल सकते हो। जल विलायक तो होता है सार्वत्रिक विलायक, यूनिवर्सल सॉल्वेंट। तो हम कहेंगे जल के अणुओं का अपनी अधिक मात्रा से, अपनी यानी खुद की, जल की बात कर रहे हैं, कि जल के अणुओं का अपनी अधिक मात्रा से कम मात्रा की ओर जाना। किसके आर पार? अर्धपारगम्य झिल्ली के आर पार। क्या कहलाता है? परासरण। परासरण, परासरण। चलो अपन नया परासरण की परिभाषा लिख लो, पहली परिभाषा लिख लो, दूसरी भी समझाऊंगा। परासरण, विलायक के अणुओं का, विलायक के अणुओं का अर्धपारगम्य झिल्ली से होकर, अर्धपारगम्य झिल्ली एसपीएम से होकर, एसपीएम से होकर अपनी अधिक मात्रा से, अब यहाँ कई जगह सांद्रता भी लिखा मिल सकता है, सांद्रता, अपनी अधिक मात्रा से कम मात्रा की ओर, कम मात्रा की ओर गति करना या जाना क्या कहलाता है? परासरण। परासरण कहलाता, पहली परिभाषा तो है ये। विलायक में कई बार आपको इसके यहाँ जल लिखा हुआ है, कंफ्यूजन मत होना, मैक्सिमम टाइम जल ही विलायक होता है। तो हम कहेंगे विलायक के अणुओं का अर्धपारगम्य झिल्ली से होकर, विलायक के अणुओं का अर्धपारगम्य, विलायक यानी जल के अणु का अर्धपारगम्य झिल्ली से होकर अपनी ज्यादा मात्रा से कम मात्रा की ओर जाना क्या कहलाता है? परासरण। अब एक चीज और ध्यान दो, इसी परिभाषा को घुमा के लिखा दिया जाता है। चलो मुझे ये बताओ, यही बता देता हूँ। कोई विलियन है, विलियन, उस विलियन का स्टार्टिंग में अपन ने 2 प्रकार पढ़े थे ना, एक को कहा था तनु विलियन, एक को कहा था सांद्र विलियन। किस आधार पे कहा था? कि वो विलियन जिसमें विलय ज्यादा हो वो तो सांद्र, और जिसमें विलय कम हो वो क्या होता है? तनु विलियन। ध्यान से सुनना इस बात को, ताकि दूसरी परिभाषा भी समझ में आए। कि वो विलियन जिसमें विलय ज्यादा हो वो तो सांद्र, और वो विलियन जिसमें विलय कम हो वो क्या होता है? तनु। जैसे चीनी का घोल है, 2 गिलास लिए अपन ने, दोनों गिलास में पानी तो बराबर है, विलायक तो बराबर है। अब एक में 1 चम्मच चीनी डाल दी, एक में 2 चम्मच चीनी डाल दी, तो है तो दोनों चीनी के घोल, चीनी के विलियन, मगर सांद्र कौन सा है? जिसमें विलय यानी चीनी यानी 2 चम्मच चीनी डाली है, वो सांद्र है। दूसरा वाला उसकी अपेक्षा क्या हो जाएगा? तनु।
अब 2 वाले के पास में अपन 1 गिलास और रख देते हैं, उतना ही पानी लेते हैं, उसमें 3 चम्मच डाल देते हैं। अब मैं पूछूं कि कौन सा सांदर, तो आपको कि सर अब की बार 3 चम्मच वाला सांदर है और ये तनु है और ये सबसे तनु है। तो ये तनु विलयन और सांदर विलयन किस पे डिपेंड कर रहे हैं? विलय के अणुओं की संख्या पर, कि किसमें विलय ज्यादा है। अब देखो एक बात सुनो, मैं एक बार ये मान के चलता हूँ कि ये भी विलयन नाम दे देता हूँ और इसको भी विलयन नाम दे देता हूँ। क्यों दे देता हूँ वो सुनना। जैसे मान लो अपन ये मान के चलते हैं ये नमक का घोल था ना, इधर अपन ने 4 चम्मच नमक के डाल रखे और इधर अपन ने 1 चम्मच ही डाल रखा है, पानी दोनों में बराबर है। अब बताओ तनु विलयन कौन सा है? ये तनु विलयन है नमक का घोल। ये कौन सा है? सांद्र। तनु विलयन को ये बोल दूं क्या मैं दूसरी भाषा में? कम सांद्र। ये कैसा विलयन है? कम सांद्र। और ये कैसा है? सांद्र। है तो दोनों ही नमक के घोल, है तो दोनों ही नमक के घोल, पर ये नमक का घोल तो है ज्यादा सांद्र, ये कम सांद्र। कम सांद्र को ही तो बोलते हैं तनु। अच्छा, अब इसमें पानी किधर से किधर जाएगा? अपनी कम मात्रा से, सॉरी, अपनी ज्यादा मात्रा से कम मात्रा की ओर। अब सुनना ध्यान से, पहला विलियन जिसे अपन ए बोल देते हैं, दूसरा विलियन जिसे बी बोलते हैं, थोड़ा सा कॉमन सेंस लगा के बताओ, अगर इन दोनों की मात्रा बराबर है, ये लेवल बराबर है, ये लेवल बराबर है, और इसमें 4 चम्मच नमक के डाले हुए, इसमें 1 चम्मच नमक का डाला हुआ है, फिर भी लेवल बराबर है। अब मुझे ये बताओ विलय किस में ज्यादा, विलय किस में ज्यादा है? 4 चम्मच। विलय किस में कम है? 1 चम्मच। अब दूसरी बात बोलता हूँ, विलय किस में ज्यादा है? अरे इसमें विलय कम है और लेवल बराबर है, इसका मतलब विलय की ज्यादा है। तो विलायक तो इसी में ज्यादा है, तो पानी तो अब भी किधर से जाएगा? सुनना, पानी तो अब भी अपनी अधिक मात्रा से कम मात्रा की ओर ही जाएगा, इसी को परासरण कहते हैं। परंतु भाषा बदलूंगा, देखना, पानी तो अपनी ही दिशा में जा रहा है। अब मैं ये नहीं कहूंगा कि पानी अपनी अधिक मात्रा से कम मात्रा की ओर जाए, ये नहीं कहूंगा। विलायक अपनी अधिक मात्रा से कम मात्रा की ओर जाए, ये भी नहीं कहूंगा। अब के बार में ये कहूंगा कि पानी अपनी, सॉरी, जो विलियन है वो कैसा है? कम सांद्र। और दूसरा विलियन कैसा है? ज्यादा सांद्र। कि विलायक के अणुओं का विलियन की कम सांद्रता से अधिक सांद्रता की ओर जाना परासरण कहलाता। वापिस सुनना, इसकी दूसरी परिभाषा लिख देता हूं। विलायक के अणुओं का, विलायक के अणुओं का घटना एक ही है, बताने के तरीके दो है। जैसे एक गिलास में पानी है, आधा गिलास है पानी है, ये इतना गिलास है, इतना पानी है। अब बताने, स्थिति तो क्लियर है। कोई कहेगा सर आधा गिलास खाली है, कोई कहेगा सर आधा गिलास भरा हुआ है। ये डिपेंड करेगा अपन किस तरीके से व्यक्त कर रहे हैं, बातें दोनों सही है। तो परिभाषाएं दोनों सही है, घटना वही है। जल के अणुओं का अपनी खुद की बात करें तो ज्यादा मात्रा से कम मात्रा की ओर, और विलियन की बात करें तब कम सांद्रता से अधिक सांद्रता की। तो हम कहेंगे विलायक के अणु का, सॉरी, विलायक के अणु, सॉरी बस, विलायक के अणुओं का अर्ध पारगम्य झिल्ली से होकर, अर्ध पारगम्य झिल्ली से होकर विलयन की, बस यहां फर्क आ जाएगा, विलयन की कम सांद्रता से अधिक सांद्रता की ओर जाना, अधिक सांद्रता की ओर जाना या गति करना परासरण कहलाता। देखो कंफ्यूजन, विलायक अणु का अर्ध पारगम्य झिल्ली से होकर अपनी अधिक सांद्रता से कम सांद्रता की ओर, और यहां देखो कम सांद्रता से अधिक सांद्रता की, विपरीत लग रहा है ना। पर ध्यान दो बात किसकी कर रहा है, घटना सेम है सर, घटना सेम है। वापिस सुनना मेरी बात, घटना सेम है, घटना वही हो रही है कि अपन ने 2 विलियन लिए। वापिस बना देता हूं, सुनो, अपन ने एक पात्र लिया, अर्ध पारगम्य झिल्ली से अलग किया, इधर भी नमक का घोल है, इधर भी नमक का घोल है। फर्क इतना सा है
इसको अपन नाम दे रहे हैं ए घोल, इसको नाम दे रहे हैं बी घोल, दोनों नमक के घोल है, नमक का घोल। और ये भी यही है, नमक का, सेम है। फर्क क्या रहेगा, इसमें अपन ये काम करते हैं, 1 चम्मच नमक डालते हैं बस, 1 चम्मच, और इसमें डाल देते हैं 4 चम्मच। है तो दोनों नमक के घोल, है तो दोनों नमक के घोल, ए भी नमक का घोल है, बी भी नमक का घोल है, और बीच में अर्ध पार्क में झिल्ली है, दोनों तरफ पानी है, दोनों तरफ नमक है। अब सर परासरण कैसे होगा, अब पानी किधर से किधर जाएगा, वो जहां पहले जा रहा था, पानी अपनी अधिक मात्रा से कम मात्रा की ओर जाएगा, विलायक अपनी अधिक मात्रा से कम मात्रा की ओर जाएगा, विलायक अपनी अधिक मात्रा से, विलायक के अणु अर्धपार्ग में झिल्ली से होकर अपनी अधिक मात्रा से कम मात्रा की ओर जाएंगे सर, अधिक मात्रा से कम मात्रा की। अब खुद देख लो, इधर 1 चम्मच नमक है, इधर 4 चम्मच नमक है, दोनों का लेवल बराबर है, इसका मतलब 1 चम्मच नमक है तो फिर पानी ज्यादा है, तो विलायक अपनी ज्यादा मात्रा से कम मात्रा की ओर, और इसी घटना को नाम दे देंगे परासरण, परासरण, ओस्मोसिस। घटना वही है कि विलायक के अणुओं का अपनी अधिक मात्रा से कम मात्रा की ओर जाना परासरण। अब वापिस रिपीट कर रहा हूं कि विलायक के अणुओं का कम सांद्रता वाले विलयन से अधिक सांद्रता वाले विलयन की ओर जाना परासरण। अभी जो कम ज्यादा मैंने बोला है ना, वो विलयन के लिए बोला है, खुद दिमाग लगा लो। गाढ़ा घोल कौन सा है, 4 चम्मच वाला, तो अधिक सांद्र है, ये कम सांद्र है, ये है सर परासरण। अब सुनो, चलो इसी में बताता हूँ। तो पहला, ये इसकी परिभाषा तो याद रख लेना तुम लोग, है ना, ये तो याद रखना। हाय, ये तो याद रख लेना, दोनों परिभाषाएं आराम से लिख लेना, और कुछ समझ में नहीं आए तो पूछना, और समझने ना आने जैसी चीज ही नहीं, मैंने विस्तार से बता दी ना। ठीक है, परासरण के बाद में अगली चीज आती है अपने, परासरण दाब क्या है सुनो, ओस्मोटिक प्रेशर, परासरण दाब, ओस्मोटिक प्रेशर क्या है सुनो। सिंगल लाइनर क्वेश्चन आ सकते हैं सर एग्जाम में, बोर्ड एग्जाम में चांस बनते। देखो, परासरण क्या है, तुम एक परिभाषा से याद रखो कि विलायक यानी जल, कि विलायक के अणुओं का अपनी अधिक मात्रा से कम मात्रा की ओर जाना परासरण कहलाता है, ठीक। अब सुनो, जैसे ही विलायक के अणु उधर जा रहे हैं तो इस घटना को नाम क्या दिया, परासरण। अब हम चाहते हैं कि ये घटना रुक जाए, कौन सी घटना, परासरण की। क्या घटना है, बोला जल के अणु अपनी अधिक मात्रा से कम मात्रा की ओर जा रहे हैं, इनको रोकना है। अरे मैं इधर जा रहा हूं, मुझे रोकना है तो सामने से दाब लगाना पड़ेगा। तो ये कह रहा है कि जैसे ये परासरण की घटना हो रही है, इसको रोकना है तो यहां मैं पिस्टन लगा देता हूं, पिस्टन, और अब इधर से दाब लगाऊंगा, वो दाब जो इस परासरण को रोक दे, वो दाब जो परासरण को रोक दे। अब भाषाएं अलग अलग है कि झिल्ली पर लगने वाला वो दाब जिसके कारण परासरण की घटना रुक जाए, परासरण दाब कहलाता है। या परासरण के विपरीत, भाई परासरण उधर हो रहा है तो दाब तो सामने से लगाना पड़ेगा ताकि परासरण रुक जाए, तो इसमें परिभाषा ये बन जाएगी, परासरण दाब की परिभाषा ये बन जाएगी, परासरण परिभाषा ये लिख कि वह दाब जिस पर परासरण की प्रक्रिया रुकती है, जस्ट रुकती, क्या कहलाता है, परासरण दाब। परासरण, ऐसे बोल दो, या ये बोल दे अपन लोग कि परासरण के विपरीत, परासरण की दिशा के विपरीत, दिशा के विपरीत
लगने वाला दाब जिससे जिससे परासरण रुक जाए, परासरण रुक जाता है, क्या कहलाता है? परासरण दाब। और इसे पाई से दर्शाते हैं, केमिस्ट्री में इसे पाई से दर्शाते हैं। इसके बाद में प्रैक्टिकली देखा गया कि जो परासरण दाब है, परासरण दाब है, वो समानुपाती होता है सांद्रता। सांद्रता का एक पद लेते हैं मोलरता, मोलर, उसके समानुपाती होता है। सांद्रता के पद पढ़े थे, द्रव्यमान प्रतिशत, आयतन प्रतिशत, द्रव्यमान आयतन प्रतिशत, मोलंस या मोल भिन्न, मोल फ्रैक्शन भी कहा था, मोल प्रभाज भी कहा था, मोलरता, मोललता सब पढ़ा है अपन ने। तो उनमें से अपन एक सांद्रता का पद लेंगे। सांद्रता को कंसंट्रेशन बोलते हैं, तो सी से दर्शा सकते हैं अपन। और सांद्रता में मोस्टली लेते हैं मोलरता। मोलरता क्या होती है? विलय के मोल बटा विलीन का आयतन। तो विलीन तो ले ही रहे हैं और द्रव्य विलीन ही ले रहे हैं, तो जो विलीन होगा उसका आयतन और जो विलय होगा उसके मोल, है ना। तो अपन इसको ऐसे लिख दें क्या? परासन दाब को तो पाई लिख सकते हैं कि पाई समानुपाती होता है सी। अब ये कह रहा है कि पाई समानुपाती, देखो सुनो, पाई समानुपाती सी टी लिख सकते हैं। टेम्परेचर अगर बदलेगा तो सभी चीजें बदलेगी, जाहिर सी बात है। टेम्परेचर बदलेगा तो विलय और विलायक के अणु की गति पर भी प्रभाव पड़ता है, वो इधर उधर भागना स्टार्ट कर देंगे, गति दूर आ जाएगी, तो इसके भी समानुपाती होता है। ताप बदलेगा तो दाब बदलेगा, और अगर सांद्रता बदल दी तो भी दाब बदलेगा। फिर अपन लिखेंगे पाई बराबर, एक वो नियतांक आता है ना, उसको आर आ जाता है, गैस नियतांक से बोलते हैं। पाई बराबर सी आर टी लिख देते हैं अपने, ये तुम्हारी बुक्स में ये लिखा मिलेगा सी आर टी। अब ये तो है सांद्रता, यहाँ सी क्या है? सांद्रता। ये है नियतांक, नियतांक 8.314 वैल्यू। टेम्परेचर हो गया ताप, और ये पाई हो गया परासरण दाब। ये वैल्यू अपने को याद रखनी है, पाई बराबर सी आर टी। और कई बार सी को भी विस्तार से लिखना चाहे तो देखो, पाई बराबर सी को अपन क्या कह रहे हैं? मोलरता। क्या कह रहे हैं? मोलरता। और मोलरता होती क्या है? विलय के मोल बटा विलयन का आयतन। अब अपन क्या कर रहे थे, ध्यान से सुनना, विलायक को द्रव्य एक मान रहे हैं, द्रव्य एक, और विलय को क्या मान रहे हैं? द्रव्य दो, द्रव्य दो। तो यहाँ पर हमें जो सी लिख रहे हैं उसमें जो लिखते हैं मोल बटा आयतन, बाकी तो आर टी आ जाएगा। अरे बेटा, मोलरता जो होती है ना, वो होती है विलय के मोल बटा विलयन का आयतन, इनका ये होती है मोलर। तो विलय के मोल को अपन दर्शाते हैं एन से, और आयतन होता है वॉल्यूम वी, और विलय को बोला है अपन ने द्रव्य दो, तो ये फॉर्मूला ऐसे बनेगा, पाई बराबर N2 बटा वी आर टी। N2 क्यों? क्योंकि 2 नंबर का अपन पदार्थ किसको मान रहे हैं? विलय को। तो विलय के मोल बटा विलयन का आयतन और आर टी, आर टी समय खुला घूम रहा है, हाँ जी। अब विलय के मोल भी न दिए हुए हो तो क्या होता है? विलय का भार बटा विलय का अणुभार। तो इस फॉर्मूले को अपन ऐसे लिखते हैं, विलय का भार, विलय का भार W2 बटा विलय का ही अणुभार M2 गुणा V, और ये ऊपर आ जाए। तो फॉर्मूला को जितना ओपन कर सकते हो करते रहो, बढ़ता रहेगा इस तरह से। तो ये है परासरण और परासरण दाब। एक चीज और बच रही है, वो और क्लियर, विलयन को परासरण के आधार पर 3 भागों में बांटा जा सकता है। विलयन को परासरण के आधार पर 3 भागों में बांटा, एक तो होता है समपरासरी, परासरी, और एक होता है अल्प परासरी, अल्प परासरी, और एक होता है अति परासरी, हाइपरटोनिक, ऐसे करके है ना, अति परासरी। अब ये क्या है, सुनो, हम 2 विलियन ले और अर्धपारगम्य झिल्ली से उनको अलग करें, और दोनों का अगर परासरण दाब बराबर है, तब तो वो विलियन क्या कहलाएंगे? सम यानी समान, परासरी यानी परासरण दाब। कि वे 2 विलियन जिनका परासरण दाब समान होता है सम परासरी कहलाते हैं, और इसमें परासरण की घटना होगी ही नहीं।
क्योंकि दोनों तरफ का प्रासन दाब क्या है, बराबर। तो ना तो विलायक इधर से इधर आएगा, ना इधर से इधर आएगा। अति परासरी, पर नाम में परिभाषा पड़ी है कि वो विलयन जिसका प्रासरण दाब दूसरे विलयन से ज्यादा हो। तो ये जो पाई1 है ना, इसको अपन कह देंगे अति परासरी विलयन, कि वो विलयन जिसका दूसरे विलयन से प्रासन दाब अधिक हो। और ये अपने आप ही समझ में आ गया। अगर अपन यूं कहें कि साहब पाई2 ज्यादा है, ये जो पाई1 है ना, ये अल्प परासरी हो गया। अब यहाँ पाई1 यानी पहला विलयन अति परासरी है क्योंकि प्रासन दाब ज्यादा है। यहाँ पहले का कम है तो उसको बोल देंगे अल्प परासरी। और जाहिर सी बात है, विलायक अपने अधिक प्रासन दाब से मूवमेंट करेगा, तो उसके कारण वो मूवमेंट करेगा। तो ये अति परासरी, सम परासरी और अल्प परासरी। अब एनसीईआरटी में कुछ एग्जांपल्स दिए हुए, वो आप बुक से देख लेना, याद करने लायक है, आसान से है। कि नमक के घोल में, चीनी के घोल में, इनमें अंगूर वगैरह रख दे तो क्या फर्क पड़ेगा, या मान लो कच्चा आम रख दे तो क्या फर्क पड़ेगा, उसका पानी बाहर क्यों आ जाता है। फला चीज को रखने पर फूल क्यों जाती है, फला चीज को फला चीज में रखने पर वो सूख क्यों जाती है, पिचक क्यों जाती है। तो बेटा उत्तर डायरेक्ट सा है, इतना दिमाग लगा लेना। अगर वो ये फैक्ट पूछ रहा है कि पिचक क्यों जाती है, तब तो पानी गया अंदर से बाहर, विलाई गया अंदर से बाहर। फिर कोई चीज फूल क्यों गई, ये किशमिश को पानी में डाला तो फूल क्यों गई, क्योंकि पानी गया बाहर से अंदर की ओर। तो ये घटनाएं आप ऑब्जर्वेशन में कर लेना, इजीली समझ में आ जाएगी। तो अपन अणुसंघ के गुणधर्म विस्तार से कर चुके, तारू अणुसंघ के गुणधर्म अपन ने कर लिए हैं, तारू अणुसंघ के गुणधर्म अपन ने विस्तार से कर लिए, ग्राफ सहित कर लिए। इनके न्यूमेरिकल्स करेंगे। अभी एक वॉन टॉप गुणांक का टॉपिक और बच रहा है, उसके वीडियो के बाद में अपन एनसीईआरटी के एग्जांपल्स करेंगे। मोस्ट पिछले सालों में जो प्रश्न आए हैं उनको भी अपन करेंगे। आपका अगर कोई सवाल हो तो कमेंट करके जरूर पूछिएगा। कोशिश करेंगे बहुत जल्द आपकी लाइव क्लासेज स्टार्ट की जाए, जिससे अपन आपस में जुड़ पाए, डायरेक्टली जुड़ पाए और आपस में सवाल जवाब भी कर सकें। आपकी कोई समस्या है तो अब भी आप कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं। चलो प्यारे बच्चों, बहुत अच्छा लगा आप लोगों के साथ जुड़कर। फिर मिलेंगे, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत, खुश रहिए, जय जवान जय किसान।